नमस्कार दोस्तों। 11 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स में क्या खास होगा हमारे लिए उसको देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स हमारे लिए और हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप वन डे एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को खुद से पता होगा जीएस के अंदर करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखिए, डेली अपने नोट्स बनाइए और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 7 से 8 महीने अगर आप मेरी वीडियोस को देख देख के नोट्स बना लेते हैं तो कंफर्म करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन 99% नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। 99% क्वेश्चंस जो हैं आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो के करंट अफेयर से आपको मिल जाएंगे। यानी जीएस में से करंट तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डेली आपको वीडियो देखनी है, डेली अपने नोट्स बनाने हैं और अपने आप को मजबूती हालत में लेके आ जाना है। तो आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे बाबा शाम का नाम लेकर एक मोटिवेशन कोट के साथ में। मोटिवेशन कोट क्या है हमारा? मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूं। इसी मेहनत के साथ में, इसी जज्बे के साथ में हम रात दिन मेहनत करते रहेंगे और अपनी सफलता को एक दिन पाके रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 11 जनवरी 2025। अमेरिका ने भारतीय परमाणु बम पर 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा करी। माइक्रोसॉफ्ट एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत में करेगा $3 बिलियन का निवेश। सिप्ला लॉन्च सिप्ला ने लॉन्च किया भारत में अस्थमा की पहली टिप एयर मोबाइल ऐप। केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 7 जनवरी को जन भागीदारी से जन कल्याण थीम वाला एक सरकार का कैलेंडर जारी करा। आईआईटी मद्रास ने एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन बनाया। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति पेंडेंट रॉयल तितली की खोज की गई। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 दिसंबर को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। आशीष नैथानी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम राज्य ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव महोत्सव 2025 शुरू किया। केंद्र सरकार ने करी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक की कैशलेस इलाज देने की घोषणा। जॉन महामा ने तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये थे आपके आज के हाइलाइट्स। अब देखेंगे हम एक एक करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आपका रेडी हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने, कितने साल पुराने दोस्तों? 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा करी है। तो आंसर है आपका अमेरिका। 1998 में जब पोखरण जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था भारत ने, परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। ठीक है, परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। ठीक है, तो तब भारत के ऊपर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था कि भारत जो है कोई भी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत सी चीजों के ऊपर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था। जैसे बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, और तीसरा था इंडियन रेयर अर्थ इंडियन रेयर अर्थ अनुसंधान केंद्र। इन तीनों केंद्रों के ऊपर अमेरिका ने क्या लगाया था? प्रतिबंध लगा दिया था, तीनों के ऊपर। ठीक है,
चीनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, अब ये प्रतिबंध जो है हटा दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत यानी इंडिया और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप को बनाने को लेकर, सेमीकंडक्टर चिप बनाने को लेकर, ये कंप्यूटर का माइंड होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर चिप एग्रीमेंट जो है वो किस किस के बीच हुआ है? भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर चिप बनाने को लेकर एग्रीमेंट किसके साथ करा है? अमेरिका के साथ करा है, ठीक है। तो किस देश ने लगाया था? तो आप करेंगे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। भारत ने क्या एक ही परमाणु परीक्षण करा है? तो भारत ने एक परमाणु परीक्षण नहीं करा है। 1974 के अंदर भारत ने पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया था। इस 74 के परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्माइलिंग बुद्धा नाम किसने दिया था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो नाम है भारत का 74 का परमाणु परीक्षण के दौरान दिया गया था। 74 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और 1998 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करी है? तो आंसर है आपका 3 अरब डॉलर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सीईओ आप बताएंगे सत्य सत्य नडेला, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है, ठीक है। तो इस एआई बुनियादी ढांचे से होगा क्या? भारत के अंदर नए डाटा सेंटर बनेंगे, ठीक है। भारत के अंदर न्यू डाटा सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। जो कंप्यूटर्स होता है इसमें नई नई एक्टिविटीज को, चिप को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और बात करें 2025 तक लगभग 80 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो 2005 जो माइक्रोसॉफ्ट है 2025 तक कितना निवेश करेगा? तो 2025 तक भारत में लगभग 80 बिलियन डॉलर, ठीक है, 80 बिलियन डॉलर तक का निवेश करेगा 2025 तक, ठीक है, इतना याद रखना है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म को भी इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है जिट हब को पायलट, ठीक है। क्या नाम है? जिट हब को पायलट। तो जिट हब को पायलट ये क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एआई प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है? माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? दिसंबर 2024 के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला सिप्ला ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सिप एयर लॉन्च करा है? तो अस्थमा की जांच के लिए, सिप एयर लॉन्च करा है। ये कैसा मोबाइल एप्लीकेशन है? तो ये आप ये समझ लीजिए, एक कंप्यूटर पर स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर एक मोमबत्ती आपको यहाँ पर जलती हुई मिलेगी, ठीक है, एक मोमबत्ती जलती हुई मिलेगी। तो करना क्या, इस मोमबत्ती में आपको फूंक मारना है। जैसे आप फूंक मारेंगे तो आपको फूंक मारने के बाद 3 बार लंबा लंबा सांस लेना होगा। इससे आपका अस्थमिक प्रॉब्लम आपको है या नहीं है, वो ये सिप एयर जो एप्लीकेशन है वो इस चीज को कवर करेगी, ठीक है, वो इस चीज को क्या करेगी? कवर करेगी। तो ये जो सिप एयर एप्लीकेशन है ये किस कंपनी ने लॉन्च करा है? तो आप बताएंगे सिप्ला कंपनी ने लॉन्च करा है, सिप्ला कंपनी ने। और ये सिप एयर किस बीमारी से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे अस्थमा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है?
अस्थमा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी को किसने जन भागीदारी से जन कल्याण थीम वाला भारत सरकार का कैलेंडर जारी करा है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण थीम वाला जो कैलेंडर है वो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जारी किया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसको जारी किया है, ठीक है। इस कैलेंडर को 7 जनवरी को रिलीज किया गया था। कब रिलीज किया गया था? 7 जनवरी को जारी किया गया, ठीक है, जारी किया गया, ठीक है, 7 जनवरी को जारी किया गया, ठीक है। जन भागीदारी से जन कल्याण, इस कैलेंडर के अंदर क्या बात है? तो इस कैलेंडर का मोटो क्या है? सर्वेशा मंगल भूयात, ठीक है। इसका मोटो क्या है आपसे बात करी जाए? कैलेंडर का मोटो सर्वेशा मंगल भूयात, ठीक है, सर्वेशा मंगल भूयात। इसका मीनिंग क्या है? सर्वेशा मंगल भूयात का मीनिंग क्या है आपसे पूछा जाए तो मीनिंग है इसका, सर्वेशा मंगल भूयात का मीनिंग है आपका सभी का कल्याण, ठीक है। मीनिंग क्या है? सभी का, सभी का कल्याण, सभी का कल्याण, ठीक है। ये इसका क्या है? मोटो है, ठीक है, सर्वेशा मंगल भूयात यानी सभी का कल्याण को लेकर। 13 लैंग्वेज में इस कैलेंडर को प्रकाशित किया गया है। तो इस कैलेंडर को कितनी लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया है? 13 लैंग्वेज में, ठीक है। तो कितनी लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया है? 13 लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया है। याद रखेंगे कितनी लैंग्वेज में ये कैलेंडर प्रकाशित किया गया है? 13 लैंग्वेज में। जनवरी से दिसंबर तक स्वच्छता और व्यायाम जैसे इस कैलेंडर की थीम होगी। तो स्वच्छता, स्वच्छता और व्यायाम थीम के साथ, थीम के साथ, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है। तो इसकी थीम क्या है? स्वच्छता और व्यायाम, ठीक है, स्वच्छता और व्यायाम इसकी थीम है, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस और एकता दिवस को इस कैलेंडर में मुख्यतः दिखाया गया। तो मुख्यतः, मुख्यतः जनजातीय गौरव दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस को दिखाया गया है, ठीक है। जनजातीय दिवस और राष्ट्रीय गौरव एकता दिवस को इसमें मुख्यतः दिखाया गया है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान की सुविधा को शुरू करा है, ठीक है। तो किसने शुरू करा है ये? किसने शुरू करा है? तो यह आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने क्या काम करा है? जो वेव बनती है ना पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो वेव बनती है, ठीक है, तो जो वेव बनती है तो वेव कितनी खतरनाक है या नहीं है, ठीक है, वेव कितनी खतरनाक है, यानी जटिल तरंग और धारा की हरकत के बीच में, तरंग यानी वेव, और जो धारा, जो वेव की हरकतें हो रही है, यानी वेव कब अप जा रही है, कब डाउन जा रही है, तो ये अप एंड डाउन का जो खेल चल रहा है, इसमें किस एक्टिविटी को फॉलो किया जा सकता है या आने वाले समय में क्या हो सकता है, ठीक है, वो सारा मेजर मेजर करने के लिए वेव बेसिन, ठीक है, शैलो वेव बेसिन का एक रिसर्च सेंटर जो है शुरू किया गया है, ये आईआईटी मद्रास ने चालू करा है। और आने वाले समय में जो समुद्र के अंदर जो भी हलचलें होती हैं, उन हलचलों को पहले से ही ट्रैक किया जा सकता है इसके थ्रू। इसमें बंदरगाह यानी पोर्ट, जलमार्ग और तटीय इंजीनियरिंग समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो इस सुविधा से होगा क्या? जो आपके बंदरगाह होंगे, जलमार्ग होते हैं, और जो तटीय इंजीनियरिंग होती है, ठीक है,
तो इससे क्या करा जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। बंदरगाह जो है इनको ज्यादा नुकसान पहुंचता है वेव से, ठीक है। तो कहाँ पर बंदरगाह सेटल किए जा सकते हैं, नहीं। जल मार्गों में लेकर जो कार्गो शिप होते हैं, तो उनको जब लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है तो बहुत सब बीच में ओशन की वेव का सामना करना पड़ता है। तो कहाँ वेव ज्यादा होंगी, कहाँ कम होंगी। तटीय इंजीनियरिंग, जहाँ पर निर्माण किया जाता है जहाजों का, ठीक है, तटीय जहाजों का निर्माण किया जाता है, तो वो सारी चीजें इस शैलो वेव बेसिन अनुसंधान के अंडर में काम करने वाले, ठीक है। और एक्चुअल में एक भाषा में कहूँ तो आप ये समझ लीजिए, समुद्र के विज्ञान को समझने के लिए, ठीक है। तो इसको शुरू क्यों किया गया है, समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान को समझने के लिए, समुद्री विज्ञान को समझने के लिए, ठीक है, इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज करने के कारण चर्चित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर है, तो आप बताएंगे ये है आपका त्रिपुरा के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा क्यों, क्योंकि जो अभी नई तितली खोजी गई है, तितली का नाम क्या है, तितली का नाम है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, ठीक है। ये एक तरीके से एक्सटिंक्ट बटरफ्लाई है जो कि 2021 में पहली बार देखी गई, 2021 के बाद से अब 2025 में देखी गई है। और कहाँ देखी गई है, त्रिपुरा के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य है, क्या नाम है वन्य जीव अभयारण्य का, सिपाही जाला, सिपाही जाला। तो सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे त्रिपुरा के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, त्रिपुरा के अंदर है। एक जीएस तो आपकी ये बनी यहाँ से। दूसरा, बेंडेड बटरफ्लाई किस कलर की है, तो इसका कलर आप देखिए, बेंडेड बटरफ्लाई का हम कलर दिखाते हैं आपको, किस टाइप की दिखती है ये तितली, तो इस टाइप की दिखती है। आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा वाइट कलर में है इसका, ठीक है। और ये वाला हिस्सा इसका हल्का सा ब्लैक एंड ब्राउन कलर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो अपर हिस्सा इसका ब्लैक एंड ब्राउन में है, लोअर हिस्सा इसका वाइट कलर में। तो इस टाइप की जो तितली है, ठीक है, ये है आपका बैंडेड बटरफ्लाई, बैंडेड बटरफ्लाई। और ये जो बैंडेड बटरफ्लाई है ये मिली कहाँ पर है, तो त्रिपुरा के सिपाही जाला में। अब इस तरह की कोई भी वन्य जीव प्रजाति मिलती है तो उसको किस एक्ट के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इनके लिए एक एक्ट होता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972, ठीक है। भारतीय वन्यजीव अभयारण्य 1972 जो है, वन्यजीव को रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए इस अधिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई है, ये जो बटरफ्लाई खोजी गई है, इसका जेंडर क्या है आपसे पूछा जाए तो ये फीमेल जेंडर है, ठीक है। ये किस जेंडर की है, ये फीमेल जेंडर, बटरफ्लाई वाली जो है तितली, ये फीमेल जेंडर की है, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलती है ये आपसे बात करी जाए, भारत में कहाँ कहाँ इसको देखा जाता है, भारत या भारत के बाहर, तो भारत के अंदर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ देखा जाता है इसको। इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है। तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाले हिस्से में इसको देखा जाता है। और भारत के किस किस राज्य के अंदर भी इसको देखा जाता है, तो असम, मेघालय, झारखंड, असम, मेघालय, झारखंड और अंडमान निकोबार, ठीक है।
असम, मेघालय, असम, मेघालय, झारखंड, झारखंड, ठीक है। इसके अलावा असम, मेघालय, झारखंड और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इन इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बेंडेड रॉयल बटरफ्लाई को देखा जाता है। नेक्स्ट, विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की महत्वता को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के अंदर जो विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब किया जाता है विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट? तो आप बताएंगे, ये किया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी, 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत जो है 2006 से हुई थी, ठीक है। कब से हुई थी? 2006 से। विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी, इसको स्टार्टिंग कब किया गया था? स्टार्ट 9 जनवरी, नहीं, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, कब किया जाता है? 10 जनवरी को। कंफर्म है ये? 10 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 जनवरी 2006 से। 10 जनवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है, इस दिवस को, इस डे को चालू किया था। तो 10 जनवरी 2006 से हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? आपसे बात करी जाए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। हिंदी की बात करें, अगर हम सिर्फ हिंदी हिंदी को जाने, हिंदी क्या है हमारी? हिंदी क्या है हमारी? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, यही तो है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी हमारी राजभाषा है, राजभाषा। और अगर राजभाषा की बात करें तो टोटल हमारी कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं। इन 22 राजभाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 और हमारे जो शेड्यूल यानी अनुसूची है, अनुसूची 8 में 22 राजभाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। हिंदी के लिए जो आपको आर्टिकल मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके विकास के लिए आर्टिकल 343 मिलेगा। इतना चीज याद रखेंगे, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई भी भाषा अगर राजभाषा के रूप में संविधान में ऐड करी जाती है, तो ऐड करने के लिए कमेटी बनती है, जिसके हेड होम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो इस कमेटी के मेंबर कितने होते हैं? इस कमेटी के मेंबर कितने होते हैं ये भी बता देता हूँ। कमेटी के मेंबर आते हैं कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं। बट कमेटी के मेंबर कितने होते हैं वो आप मुझे बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो आशीष नैथानी जो है, इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आशीष नैथानी को
उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो जजेस हैं वो कितने हैं? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में 9 + 2 = 11 जज हैं, ठीक है। 9 परमानेंट, 2 एडहोक जज की सीट है, टोटल 11 जजेस की सीट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये कहाँ पर है? नैनीताल, नैनीताल के अंदर है, ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नैनीताल के अंदर। उत्तराखंड के अंदर जिले कितने हैं? उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं? तो आप बताएंगे 25, ठीक है, 25 उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण, तो ये आपका सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में किससे अलग हुआ था? सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, यूपी से अलग हुआ था, अलग हुआ, ठीक है, यूपी से अलग हुआ था और भारत का एक नया पहाड़ी राज्य बना था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपके, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपके गुहुनाथ नरेंद्र, ठीक है। क्या नाम है? गुहानाथन नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र। ये है उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मैं हाई कोर्ट की ही बात करूं आपसे, सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में अगर हम जाने, क्योंकि भारत में सिंगल जुडिशरी सिस्टम चलता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट की हाई कोर्ट का नंबर आता है, फिर भी हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आप पढ़ेंगे। और हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल आपको मिलेंगे वो 214 से लेकर 231 तक मिलेगा, 231 तक मिलेगा। कोई भी हाई कोर्ट होता है तो उसके जो जज होते हैं, जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किया जाता है ऑन रिकमेंडेशन जजेस ऑफ सुप्रीम, ऑन रिकमेंडेशन पैनल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज को, जो जज होते हैं, इनको ओथ कौन दिलाता है? आपसे बात करें तो हाई कोर्ट के जज को ओथ, शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं राज्यपाल। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो आप बताएंगे राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्व उत्सव 2025 चालू करा है? तो गुणोत्व उत्सव चालू करा है असम ने, ठीक है। असम राज्य ने गुणोत्व उत्सव 2025 को चालू किया है। इसमें इसमें लगभग 14,11,000 बच्चे शामिल होने वाले हैं। इस महोत्सव में कितने बच्चे शामिल होने वाले? लगभग 14,11,000 स्टूडेंट्स भाग लेंगे। कितने बच्चे भाग लेंगे? 11,000। इसमें कितने स्कूल्स भाग लेने वाले हैं? लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट के 16,000। इसमें 11 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स के 16,000 गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 11 डिस्ट्रिक्ट के 16,000 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और असम के प्राइमरी लेवल से, असम में जो प्राइमरी लेवल स्कूल है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी जो लेवल है, ठीक है, वो स्कूल जो है इसमें हिस्सा लेने वाले, प्राइमरी टू सेकेंडरी। 3 दिन का ये प्रोग्राम होगा, 3 दिन का, यानी 7 से लेकर 9 जनवरी तक इसको चलाया गया है, 7 से 9 तक इसको चलाया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट,
हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज देने की घोषणा करी है? तो 1.5 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस मिलेगा, पर उसमें कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन की बात करें, कंडीशन ये है कि 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर्स, 24 आवर्स में, आवर्स में नहीं, 24 आवर्स के अंदर FIR कराना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी, कैशलेस जो मिलेगी सुविधा, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगी। दोनों ही हॉस्पिटल्स को इस स्कीम के अंडर में कवर किया गया है, ठीक है। वर्तमान में चंडीगढ़ और पुदुचेरी में इस स्कीम को चालू किया जा चुका है। तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ और पुदुचेरी के अंदर स्कीम स्टार्ट है। और अगला पड़ाव जो है किस राज्य को करा जा रहा है? तो अगले पड़ाव में ये MP और हिमा HP, यानी हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगला चरण, ठीक है, लागू होगा। अगला चरण लागू होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, जॉन महाम ने जनवरी 2025 में तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा घाना। जॉन महाम तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बन रहे हैं। इससे पहले 2012, 2017 में शपथ ले चुके हैं और अब 2025 में ये शपथ लेंगे, ठीक है। तो 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ये ले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने किसको हराया? किसे हराया है इन्होंने? ठीक है, किसको हराकर ये राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं? एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होता है। तो इन्होंने जो हराया है वो हराया नाना एडो डंकवा, नाना एडो डंकुआ, नाना एडो डंकुआ, अकूफो एडो, ठीक है, अकूफो अकूफो एडो, नाना डंकुओ, नाना एडो डंकुआ अकूफो एडो को हराया है इन्होंने। और हरा कर जॉन महामा बने हैं घाना के नए राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ आपके लिए स्टैटिक जीके, आज की वीडियो में कुछ स्टैटिक जीके, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है ये रिलेटेड है भाई, ये रिलेटेड है राष्ट्रपति शासन से। किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन से। तो ये रिलेटेड है राष्ट्रपति शासन से। तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति शासन कहाँ है? प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो योर आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें सही युग्म हमें देखना है कौन सा ठीक है, देख लेते हैं। 6th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी के समय में, 5th 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी के समय में, 4th 5 ईयर प्लान जवाहरलाल नेहरू के समय में, 7th 5 ईयर प्लान PV नरसिम्हा राव के समय में। तो हमें पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान एक तो क्या होता है, इसको बोलते हैं आसान भाषा में पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से शुरू होती है, 1951 से स्टार्ट, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होती है? 1951 से स्टार्ट होती है, ठीक है।
तो इसमें बोल रहा है 6th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी। राजीव गांधी कब बने प्रधानमंत्री? 1980 में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 से 1956 तक आई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक आई। फिर तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 तक, तीसरी। फिर रोलिंग प्लान आया 67 में, ठीक है। और फिर आपका 1969 से 1974 तक तीसरी आई, ठीक है। फिर 1974 से 1989, ठीक है। 1 2 3 4 5। और फिर छठी आई राजीव गांधी के समय में, ठीक है। तो राजीव गांधी के समय में छठी पंचवर्षीय योजना आई, तो सही विकल्प चुनना था हमें। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण पीडीएस, ठीक है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इससे किस चीज से रिलेटेड होगा? कहाँ से मिलेगा? पब्लिक वितरण क्या होगा? यानी फूड सिक्योरिटी। पब्लिक वितरण सिस्टम क्या होता है? जब बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो लोगों को सरकार क्या करती है? खाना मुहैया कराती है। तो इस ये किससे रिलेटेड होगा आपका? इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इन द मार्केट। इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इन द मार्केट। इसका आई थिंक ये नहीं है। इसका आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंक्रीजिंग द फूड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इन द मार्केट, बाजार के अंदर जो खाद्यान्न है इसकी आपूर्ति को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी खाने लायक चीजें मिल सके, है ना। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? तो डंक शॉट जो है वो आपका बास्केट बॉल से संबंधित है। डंक शॉट क्या है आपका? बास्केट बॉल से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपके इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपके आपका जो आपका स्पोर्ट्स होता है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे हुक पुल ड्राइव, है ना, हुक पुल ड्राइव, ये कहाँ देखेंगे आप? तो ये देखेंगे आप डोट, डोट जो वर्ड होता है ये देखेंगे आप क्रिकेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके डंक शॉट जो है वो किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सर्विस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो लास्ट ये था आपके, तो 5 आपके स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन हम लेके आए थे करंट अफेयर्स के साथ में। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।